हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइटर बैच रैपिड रिवीजन सेशंस। प्लांट फिजियोलॉजी में हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स के ग्राफ, और आज हम बात करेंगे रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस मेम्ब्रेनस पार्ट में होंगे, कौन से रिएक्शंस स्ट्रोमा में होंगे। क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे वहां पर हम देख चुके हैं मेम्ब्रेनस पार्ट दैट इज थाइलेकॉइड, या फिर हम बात करें ग्रेना के फॉर्म में या स्ट्रोमा लेमिली के फॉर्म में लाइट रिएक्शन होगा, और स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन। सो नाउ सबसे पहले व्हाट इज लाइट रिएक्शन। देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि फोटो सिस्टम्स क्या है ना। अब ये जो लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन में दो पार्ट है, एक होगा PS1, एक होगा PS2। ठीक, अब ये जो फोटो सिस्टम्स है इनके अंदर क्या मौजूद है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो फोटो सिस्टम्स में होगा एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरा होगा एंजाइम। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होगा प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए और एंटीना। यहां पर होगा क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर बोल सकते हो आप इसको, और एंटीने में होगा सेकेंडरी पिगमेंट्स प्लस सेकेंडरी पिगमेंट के अलावा होंगे हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना। जहां लिखा है ना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, और इनके बीच बीच में जो इन्हें बाइंड करे रखे हैं वो क्या है, प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोटो सिस्टम्स के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर फोटो सिस्टम्स है। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पर ये फ्लो चार्ट याद रखें, फोटो सिस्टम्स में दो पार्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस और एंजाइम्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपका रिएक्शन सेंटर आ जाएगा जो प्राइमरी पिगमेंट है, एंटीना में आ जाएगा सेकेंडरी पिगमेंट्स और प्रोटीन्स। ठीक है बेटा। नाउ लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या क्या इवेंट्स होंगे ये देखें। वाटर स्प्लिटिंग, और पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। क्या बना, ATP NADPH। ठीक है। Now, several protein complexes are involved in the processes. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex within the photosystem 1 and photosystem 2. तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे पिगमेंट्स, several protein complexes involved है, और ये पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, विदिन लिखा है ना LHC, विदिन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, जो हमने यहाँ फ्लो चार्ट देख लिया। अब चले आगे। दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी। मतलब ऐसा मत सोचना कि PS1 है PS2 है तो PS1 पहले होगा, PS1 डिस्कवर पहले हुआ है। ठीक है। The LHC are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins, है ना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है और प्रोटीन्स है। Each photosystem has all the pigments, सारे पिगमेंट्स है except one molecule of chlorophyll A forming a light harvesting system also called antenna। मतलब आप एंटीना की बात करें तो एंटीना में क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी पिगमेंट्स और प्रोटीन्स। पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में इन एंटीना के अलावा एक और रिएक्शन सेंटर बनता है जिसको आप क्या बोलोगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक। नाउ दीज पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बहुत सारी पिगमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगी किसको, रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए को। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटोसिस्टम। देख लिया हमने, PS1 का रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए है उसका एब्जॉर्प्शन पीक है 700 नैनोमीटर,
P700 आप बोलते हैं इसे, ठीक है। PS2 का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है 680 नैनोमीटर, है ना। तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइट 650 नैनोमीटर की इंसिडेंट करवाई, तो बताओ कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा, PS1 काम करेगा कि PS2 काम करेगा? तो आपका आंसर होगा दोनों काम करेंगे। अगर मैंने बोला कि लाइट 700 नैनोमीटर की इंसिडेंट कराई, तो इसमें कौन सा सिस्टम काम करेगा? PS1 काम करेगा, पर PS2 काम नहीं करेगा। क्यों? अरे भाई PS2 का मैक्सिमा पता है आपको? PS2 का मैक्सिमा क्या है? 680 नैनोमीटर। तो आप उससे ज्यादा डाल रहे हो लाइट, तो उससे ज्यादा लाइट पे फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसीलिए सिर्फ PS1 चल रहा है। अच्छा, अगर मैंने 700 नैनोमीटर के बाद अगर मैं देख लू, मैंने कर दिया 705 नैनोमीटर मान के चलो, तब इसमें क्या PS1 काम करेगा? नहीं। PS2 काम करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं पूछ लू 680 नैनोमीटर डाला, है ना, 680 नैनोमीटर्स, 680 नैनोमीटर्स हो गया, और PS1 का 700 नैनोमीटर है, तो PS1 भी काम करेगा और PS2 भी काम करेगा। मतलब 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ रही है, तो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एफिशिएंटली टर्न ऑन है। पर अगर 700 की पड़ेगी तो 700 नैनोमीटर्स पे सिर्फ PS1 काम कर रहा है, PS2 शट्स ऑफ। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इन फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, जंप हुए हायर ऑर्बिटल में। अब ये जंप होने के बाद इसे पकड़ा किसने? These electrons are picked up by electron acceptor. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने इसे पकड़ा। अब इन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम है, बट हम ये अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए नहीं करते। अदरवाइज रेगुलर क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के नाम भी आपको बताते हैं। ईटीएस में जो सीक्वेंस ऑफ फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, किसके थ्रू गुजरेगा, कौन से साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व है, वो भी आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, तो यहां पर हम सिर्फ डायरेक्टली एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड देख रहे हैं। तो अब इस सिस्टम को पूरा बोला गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक बेटा, नाउ देखो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउन हिल। सबसे पहले ये था आपका फोटो सिस्टम 2। देखो फोटो सिस्टम 2 पहले क्यों, फोटो सिस्टम 1 बाद में क्यों होता है? यहां पर आपको एक फिजिक्स का इक्वेशन रिलेशन याद होगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ कम, यहां पर वेवलेंथ कौन सी है? 680 नैनोमीटर। इधर कौन सी वेवलेंथ है? 700 नैनोमीटर। जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि PS2 इज लोकेटेड बिफोर देन PS1। मतलब PS1 के पहले PS2 हो रहा है, पर क्यों हो रहा है? 680 नैनोमीटर्स, 700 नैनोमीटर्स, ये वेवलेंथ कम है, मतलब वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट होके फिर वहां तक पहुंच पा रहे हैं। आई बात समझ में? अगर इसको आप पहले कर देते, वेवलेंथ ज्यादा होती तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाती, तो अपहिल जाने में दिक्कत होती। तो यहां पर आ जाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मूवमेंट हो रहा है पहला जो है, ये मूवमेंट कैसा है बेटा? अपहिल। ये मूवमेंट है अपहिल। फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे गए? डाउनहिल। फिर से यहां पर कैसे गए? अपहिल। ठीक है, सो नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट used up as they pass through the electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास हो रहे हैं और उन्हें यूज कोई नहीं कर रहा है, बट पास टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। देखो यूज अप थोड़ी हुए, कहां तक पहुंच गए? PS1 के रिएक्शन सेंटर तक पहुंच गए हैं। नाउ साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर्स। एक तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये एक्साइट हुए, दूसरा ये लाइट एनर्जी जहां मिल रही है 700 नैनोमीटर की, उससे भी एक्साइट हुए। ठीक है, नाउ 700 nanometers and are transferred to the another electron molecule that has a greater redox potential.
याद रखना रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है इधर, PS1 का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है कि PS1 का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है कि PS2 का, तो आपका आंसर होगा PS1 का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है. दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव डाउनहिल अगेन, दिस टाइम अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NAD+. The addition of these electrons reduces NAD+ to NADPH+ plus H+. This whole scheme of transfer of electrons starting from the PS2 uphill to the acceptor and downhill to the electron transport to the PS1. ये सारी कहानी आपको एक ऐसा शेप बना रही है जिसे हम बोलते हैं Z scheme, ठीक है, due to its characteristic shape. This shape is formed when all carriers are placed in sequence to their redox potential. यहाँ पर ये जो आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखा, ये ऑन द बेसिस ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल था, ऊपर नीचे लोकेटेड, ठीक है. दिस इज Z स्कीम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व है, PS1 और PS2, ठीक है. ये होगा कहां पर, ग्रेना में. कहां होगा बेटा, ग्रेना 5 में, है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. और इसके अंदर नॉन साइक्लिक में आपको दो चीजें, एक तो ATP भी बनती है और एक NADP HH+ या NADPH2 बनता है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि पानी का फोटोलिसिस हुआ था, वाटर टूटा था इसमें, ठीक है, H2+, ये हुआ था ना यहाँ पर फोटोलिसिस में, ठीक है. सो दिस इज, अब हम आगे देखें कि ये जो पानी टूटा वो कैसे टूटा. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यू वुड आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली, मतलब ऐसा क्या है PS2 के पास. देखो मैं बच्चों को अक्सर याद कराती हूँ कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंस क्या है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो निकले, मतलब वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो पेरेंट्स की या टीचर्स की डांट के कारण से एक बार घर छोड़ के निकल गया तो वापस नहीं आया, क्लास छोड़ के निकल गया वापस नहीं आया, हर्ट हो गया उसे. अरे भाई क्यों वापस नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे, मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत सारे सपोर्ट कर सकते हैं, तो मेरे कोई क्लास में जाने की जरूरत नहीं है. और वो फ्रेंड्स उसके क्या थे, PS2 का पानी. पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हम एक बार क्लास छोड़ के चले गए तो हमारा कोई साथ नहीं देगा, तो वो है PS1. PS1 या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कोई भी नया इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, तो आपको हर बार वही इलेक्ट्रॉन को साइकिल्ड बैक करना पड़ेगा, तो जहां से निकले वहीं पर वापस आएंगे साइक्लिक में, ठीक है. नाउ अब यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड. This is achieved by electrons due to splitting of water. The splitting of water is associated with PS2. Water is split into 2H+, nascent oxygen and electrons. This creates oxygen, one of the net products of photosynthesis. The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. इसने प्रोवाइड करा इसे photosystem 2 ने, ठीक है. ये इस तरीके से स्प्लिटिंग होता है आपका, दो मॉलिक्यूल लगते हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए दो पानी के मॉलिक्यूल लगे. We need to emphasize here that water splitting complex is associated with PS2, which itself is physically located on inner side of membrane of thylakoid. याद रखना PS2 कहां पर लोकेटेड है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. अभी हम जब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे उसमें अपन ये बात करने वाले हैं. Then where are the protons and oxygen form likely to be released in the lumen? हाँ, क्यों, H+ का कंसेंट्रेशन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में बढ़ाया जाता है. और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, देखो आउटर साइड में नहीं, ल्यूमेन में H+ को रिलीज करते हैं. नाउ साइक्लिक नॉन साइक्लिक, अभी हमने
जो Z स्कीम पड़ी थी वो नॉन साइक्लिक में देखा था, जिसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस, और इस एनर्जी को स्टोर करते हैं वो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। स्पेशल सब्सटेंसेस एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड्स, है ना। स्पेशल सब्सटेंसेस है वो किस फॉर्म में कैरी करते हैं एनर्जी को? केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में। द प्रोसेस थ्रू विच, देखना यहां पर, the process through which ATP is synthesized by the cells in mitochondria and chloroplast, हम उसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन दो प्रकार का, सुनो भैया। फॉस्फोराइलेशन में दो चीजें, एक फोटो और एक ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी NADPH2 बन रहे हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का बनना, वो कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। When the two photosystem work in series, first PS2 and then PS1, a process called non-cyclic, जो हम already discuss कर चुके हैं, occurs. The two photosystem are connected through an EGS, as seen earlier in the Z scheme. Both ATP and NADPH2 are synthesized by this kind of flow. दोनों बन रहा है ना, याद रखना, नॉन साइक्लिक में दोनों बन रहा है। देखो मैंने आपको लिख के भी बताया था, नॉन साइक्लिक की जब अपन बात करते हैं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व है। अब आ जाए आगे। अगर ऐसा कुछ हो कि सिर्फ PS1 इज फंक्शनल, the electrons is circulated within the photosystems and phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. अब देखो यहां पर अगर ऐसा हो रहा है, सिर्फ यहां PS1 काम कर रहा है बेटा, PS1 काम करा, जैसे लाइट पड़ी 700 नैनोमीटर्स की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में पकड़ा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ETS में आए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आए, पर घर छोड़ के नहीं गए, फिर से घर पे वापस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से साइकिल बैक हुए, और इस प्रोसेस के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का सिंथेसिस हुआ, है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें हुआ क्या? A possible location where this could be happening is the stroma lamella. याद करो, अभी मैंने बताया था ग्रेना में क्या हो रहा था, ग्रेना में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था। अब यहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा था? स्ट्रोमा लेमिली। While the membrane or lamellae of the grana have both, है ना, दोनों थे PS1 PS2, the stroma lamellae membranes lack। देखो अगर हम बात करें ग्रेना की तो ग्रेना में PS2 PS1 दोनों है, पर अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमा लेमिली की, तो स्ट्रोमा लेमिली में सिर्फ आपको मिलेगा PS1, PS2 नहीं मिलता, ठीक है। नाउ the excited electrons does not pass to NAD+ but is cycled back to PS1 complex, cycled back to PS1 complex through the electron transport chain. The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not of NADPH H2. यहाँ पर सिर्फ क्या बन रहा है? ATP का फॉर्मेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन also occurs only when wavelength beyond this are available for excitation. याद रखना, cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometers. क्यों ये लाइन समझ में आई? अभी याद करो, मैं आपको जब बता रही थी पीक्स के बारे में, तो पीक्स के बारे में 680 नैनोमीटर पीक है किसका? PS2 का। तो अगर सिर्फ ऐसी लाइट अवेलेबल हो रही है जो 680 नैनोमीटर के अबाव है, तो 680 नैनोमीटर वाला PS2 तो काम ही नहीं करना, तो सिर्फ क्या काम करेगा? PS1। तो उस कंडीशन में भी हो सकता है क्या? PS1। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या
ग्रेना पार्ट में ऐसा कभी हो सकता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो। जी हाँ, हो सकता है। कब? अगर लाइट की वेवलेंथ 680 से बढ़ जाए और ऐसी ही लाइट पड़े जिसकी वेवलेंथ 680 से ज्यादा है, तो PS1 काम करेगा, PS2 नॉन फंक्शनल हो जाएगा। आगे आ जाए। नाउ द टॉपिक केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक मतलब क्या है? केमी केमिकल्स, ऑस्मोटिक मतलब कहीं ना कहीं ग्रेडियंट इन्वॉल्व है। तो अब देखो यहाँ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी ने जो लाइन बाद में लिखी है वो मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ, क्योंकि उसका जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? हाइपोथेसिस या केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात क्या रिक्वायरमेंट है? एक मेम्ब्रेन की। दूसरा चाहिए प्रोटॉन पंप, तीसरा चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, और चौथा चाहिए एटीपी सिंथेटेज, है ना? तो 4 रिक्वायरमेंट लगेंगी आपको। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। देखो क्या क्या चीजें चाहिए यहां पर। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बनाया जा रहा है, डिफरेंस बनाया जा रहा है, concentration gradient. ATP synthetase as a channel that allows diffusion of protons back to across the membrane. This release enough energy to activate the ATP synthetase enzyme, जिसके कारण से ATP का प्रोडक्शन हुआ है. Along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reactions, जहां पर CO2 को फिक्स किया जाता है स्ट्रोमा में. ठीक, तो अब एक चीज याद रखना, यहां पर पहले डायग्राम देख ले अपन और फिर कंटेंट पढ़ेंगे. मैं आपको डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्लियर है? अब सुनना ध्यान से. यहां पर सबसे पहले तो ये क्या दे रहा है? ये स्ट्रोमा पार्ट है. स्ट्रोमा है बेटा. ये थाइलेकॉइड है और थाइलेकॉइड का कौन सा पोर्शन बता रहा है? ये ल्यूमेन. थाइलेकॉइड का ल्यूमेन. ये क्या है आपका? थाइलेकॉइड. थाइलेकॉइड के अंदर की कहानी चल रही ल्यूमेन. अब थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स पे आप देख सकते हो, है ना? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में सबसे पहले PS2 लोकेटेड है. देखो 680 नैनोमीटर की लाइट का इसका मैक्सिमा पीक है. अब साइटोक्रोम B6F, उसके बाद लोकेटेड है P700 जिसका पीक है फोटोसिस्टम 1. अब देखो बीच बीच में भी कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. इधर नीचे की तरफ मेम्ब्रेन में आपको दिख रहा है F0 F1 पार्टिकल. यहाँ CF0 मतलब क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है. CF1 F0 F1 पार्टिकल्स. ठीक है, ये लोकेटेड है. अब देखो यहाँ होता क्या है. सबसे पहले इस कंडीशन में जैसे लाइट इधर इंसिडेंट हुई, लाइट गिरी, लाइट के कारण से यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, पानी टूटा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन H+ प्रोटॉन निकला. अब इस H+ को कहाँ रखा जाता है? ल्यूमेन में. अभी सिर्फ ल्यूमेन तक आओ. ल्यूमेन में रखा गया. ठीक, अब इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन इलेक्ट्रॉन्स को पास किया किसमें? प्लास्टोक्विनोन को दिया. अब प्लास्टोक्विनोन वास्तव में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, क्या है? प्रोटॉन कैरियर. तो अब तुमने इलेक्ट्रॉन दे तो दिया कि भाई तू मेरे इस इलेक्ट्रॉन को उधर साइटोक्रोम तक दे देना, तो फिर दिक्कत हो गई कि प्लास्टोक्विनोन ने एक शर्त रख दी कि कोई बात नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे H+ चाहिए, प्रोटॉन चाहिए. तो प्रोटॉन कहाँ है? अरे प्रोटॉन कहाँ है? स्ट्रोमा में है H+. तो उस स्ट्रोमा से H+ को लिया किसने? प्लास्टोक्विनोन. PQ को लिया गया. अब PQ बन गया PQH2. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी ले लिए, रिड्यूस हो गया. अब PQH2, फिर PQH2 को बोला गया कि भैया तू अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां दे दे, है ना? तो बोली ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स वहां दे रहा हूं. अब ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी लिए थे, तो अब मैं एहसान क्यों रखूं किसी का? तो मैं उस हाइड्रोजन को भी छोड़ देता हूं. तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही साइटोक्रोम B6F तक आए, इस कंडीशन में ये H+ को भी छोड़ा गया है. कहां पर? ल्यूमेन में. देखो ये एरो कहां से होता हुआ आ रहा है? साइटोक्रोम B6F से. अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया
इसको पकड़ने के लिए प्लास्टोसाइनिन, ये सब क्या है, ये सब ईटीएस है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है ये। तो साइटोक्रोम B6 है, फिर प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन की लोकेशन क्या है, इनर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 पे लाइट भी पड़ी 700 नैनोमीटर्स की, एक्साइट भी हुए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनली मिले किसको, एक कॉम्प्लेक्स है FNR। ये FNR कॉम्प्लेक्स क्या है, फेरिडॉक्सिन, NADPH रिडक्टेस। तो मतलब ये क्या करने वाला है, पेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। अब देखो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, हाँ इलेक्ट्रॉन्स लिया, ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन होना है। पर ये जो NADP प्लस है, इसने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन्स तो ले रहा हूं, फिर वही शर्त आ गई एक और कि मुझे H प्लस भी दो, तब जाके तो मैं NADPH2 बनाऊंगा। बोले H प्लस कहां से मिलेगा तुमको, ल्यूमेन से? नहीं, ल्यूमेन से नहीं, ये FNR कहां पर लोकेटेड है, स्ट्रोमा साइड में लोकेटेड है, मतलब स्ट्रोमा में ही H प्लस होगा। अब इसने स्ट्रोमा से H प्लस लिया, किसने, प्लास्टोक्विनोन ने। तो और कोई भी स्ट्रोमा से H प्लस ले रहा है तो वो स्ट्रोमा में H प्लस जाएगा कहां से, किधर से H प्लस आने वाला है। अब देखो लगातार स्ट्रोमा में H प्लस फॉल हुआ क्यों, ड्यू टू, दो रीजन है। पहला प्लास्टोक्विनोन के कारण से, PQ के कारण से, और दूसरा FNR के कारण से। ठीक है, तो दो रीजन है जिसके कारण से स्ट्रोमा में H प्लस की गिरावट हुई, और H प्लस बढ़ रहा है कहां पर, ल्यूमेन में। किसके कारण से, एक तो PQ खींच रहा है H प्लस को स्ट्रोमा से, और दूसरा एक पानी का टूटना, वाटर का स्प्लिटिंग। तो यहां पर H प्लस ज्यादा है, अगर H प्लस ज्यादा हो जाता है तो pH कैसा हो जाएगा भैया, अगर H प्लस ज्यादा है तो pH लो। ठीक, तो ये हाई H प्लस से लो H प्लस की तरफ हाइड्रोजन मूव करा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और इसके रास्ते में H प्लस मूव करवाने के लिए एक चैनल है, ये जो F0 है ये चैनल है, ट्रांसपोर्टिंग चैनल है। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन है ये, इंटीग्रल है ये, अभी अपन पढ़ेंगे है ना, इंटीग्रल है ये प्रोटीन चैनल। और ये F1 या सिर पे क्या लोकेटेड है, यहाँ पर ATP सिंथेटेज। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने क्या बना दिया है, ATP सिंथेटेज। कैसे बनाया, अरे तेजी से H प्लस आया, और इस तेजी से आया कि सिर घूम गया, सिर चकराने लगा, किसका, F1 का। तो F1 जैसे ही घूमा कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, और ADP IP से मिलके क्या बना देता है, ATP। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस तरीके से ATP बना। तो ATP बनाना तो मैम आपने बता दिया, पर NADPH2 अरे वो बन रहा है ना। तो ये जो H प्लस आया, H प्लस निकल के गया, देखो ना, ये जो H प्लस जाएगा, अब ये H प्लस किसके पास जाएगा, ये इधर ही जाएगा, है ना। तो हमको समझ में आ गया कि ये जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी इंटरमीडिएट्स बन रहे थे, कौन से, ATP और NADPH, ये किस तरीके से बन रहे। ठीक, अब इसका कंटेंट पढ़ ले बेटा, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। Let us now understand how actual ATP synthesis in chloroplast occurs. किस तरीके से एक्चुअल में ATP synthesis हो रहा है। The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of proton gradient. ठीक है, ATP synthesis को आपने लिंक करा प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए। This time, these are the membranes of thylakoids. There is one difference, though the proton accumulation is towards inside of the membrane. देखो कहाँ इकट्ठा हो रहा था H प्लस, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, that is in the lumen. रेस्पिरेशन में जब बात करोगे आप प्रोटॉन्स की, अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब अपन ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इनफोल्डिंग्स होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ETS होगी, है ना। अब यहां पर क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द ETS, यहां पर रेस्पिरेशन में H प्लस कहां से कहां जाएगा, देखो रेस्पिरेशन में H प्लस, ये H प्लस,
ये यहाँ मेम्ब्रेन की तरफ इकट्ठा हुआ और फिर इसको मेम्ब्रेन से हम कहाँ भेजते हैं, मैट्रिक्स की तरफ, मतलब मेम्ब्रेन में इकट्ठा किया गया होगा। कैसे किया होगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज वन डिफरेंस थ्रू द प्रोटॉन accumulation in towards the inside of membrane, that is in the lumen. In respiration, protons accumulate in the inner membrane space. यहाँ पर accumulate होते हैं, फिर यहाँ से मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। अब यहाँ कौन लाता है, ये अपन उस चैप्टर में देखेंगे। Let us understand what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that take place during the activation of electrons and their transport. अब ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। सबसे पहली स्टेप, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, ठीक है। नाउ the proton or hydrogen ions that are produced by splitting of water इकट्ठा हो गए कहां पर, ल्यूमेन में, ठीक। ल्यूमेन में इकट्ठा हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है ल्यूमेन में, वो आप देख चुके हो इस डायग्राम के थ्रू। As the electrons move through the photosystem, जैसे कि फोटोसिस्टम से मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, protons are transported across, protons are transported across the membrane, membrane के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो चुके, ठीक है। This happens because the primary electron acceptor, which is located towards the outer side of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier. यहाँ कौन था, ये लाइन किसके लिए यूज करी है, ये यूज करी लाइन प्लास्टोक्विनोन के लिए, ठीक है। Hence this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. This molecule removes the proton from the stroma, stroma से लाके ल्यूमेन में इंट्रोड्यूस करा। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of membrane, the proton is released into the inner side of the lumen, ठीक है। H प्लस को छोड़ दिया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है फिर से ये प्लास्टोक्विनोन H प्लस को नीचे ल्यूमेन में छोड़ देता है। NADP reductase, है ना, is located on the stroma side, बाहर की तरफ of the membrane, along with electrons that come from the acceptor of the electrons of PS1. Protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH2. These protons are removed from stroma. मतलब लगातार स्ट्रोमा में H प्लस की कमी होती है और ल्यूमेन में H प्लस बढ़ता जाता है। Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decreases, while in the lumen there is accumulation of protons. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen. ठीक है, measurable decrease, pH कम हो गया, आपने लिखा था डायग्राम में। Why are we so interested in the proton gradient? ऐसा क्या हो रहा है जो हम प्रोटॉन ग्रेडियंट के पीछे पड़े हुए हैं। दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। मतलब एक्चुअल में वास्तव में ये ग्रेडियंट ही वो चीज है जिसके टूटने से एटीपी का प्रोडक्शन होगा, है ना। नाउ द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहां पर, स्ट्रोमा साइड में। कहां मूव करेंगे, स्ट्रोमा की तरफ मूव करने वाले, ठीक है। तो अब आगे देखें। अब बेटा ये मूव करने के लिए कोई चैनल तो चाहिए, है ना। कैसे मूव करेंगे, थ्रू द चैनल ऑफ CF0 ऑफ ATP सिंथेटेज। द ATP सिंथेटेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। देखो देखो हम सिर्फ ये वो पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ल्यूमेन, F0, CF0 बोल दो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और CF1 यहां पर लोकेटेड है ATP सिंथेटेज, है ना। अब क्या हो रहा है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन CF0। क्या है,
इंटीग्रल प्रोटीन चैनल है। द एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, ये पूरा एटीपी सिंथेटेज है F0 F1 पार्टिकल। यहां पर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक तो CF0 एम्बेडेड है, धसा हुआ है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हमने बनाया है, फॉर्म ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बिल्कुल सही बात है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब क्या है, कुछ चैनल्स या आयंस की मदद से डिफ्यूजन होना। ठीक, नाउ द आउटर पोर्शन इज कॉल्ड CF1 प्रोट्यूड्स ऑन द आउटर सरफेस, बाहर की तरफ निकला है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के, ऑन दिस साइड दैट फेसेस टुवर्ड्स द स्टोमा। ये क्या है, बाहर या स्टोमा है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज कन्फर्मेशनल चेंज, सिर घुमा दिया CF1 पार्टिकल का ताकि ATP बन गया। जैसे ही H+ यहां इकट्ठा हुआ था, ये H+ तेजी से आया और ये था स्ट्रोमा, ये H+ तेजी से आया और इतनी तेजी से आया कि F1 का सिर घूमा और ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ के क्या बना देता है, ATP, ये बन गया। अब ATP तो बन गया, अभी H+ का क्या हुआ, ये H+ जाता है FNR के पास और NADP प्लस से बन जाता है NADPH2। तो ये दो एनर्जी इंटरमीडिएट्स आपके बन चुके हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपके एनर्जी इंटरमीडिएट्स बन गए थे, क्वेश्चन आता है कि इसको यूज कहां। तो अब जो ATP एंड NADPH का सिंथेसिस हुआ है उसे कहां पर यूज किया जाता है। सो हियर द टॉपिक कम्स, वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। ATP एंड NADPH का यूज कहां पर होगा। वी लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस आर ATP, NADPH एंड O2। हाँ देखा हमने, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। Of this, O2 diffuses out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to drive the process। मतलब अब आगे चलेगी चीजें। अगर लाइट रिएक्शन हुआ है उसके बाद खाना बनना जरूरी है, फूड का सिंथेसिस होगा। टू सिंथेसाइज फूड, मोर एक्यूरेटली शुगर्स। दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब यहां पर ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। This process does not directly depend on the presence of light, but is dependent on the products of the light reaction, that is ATP and NADPH, besides CO2 and water। ये तो चाहिए। You may wonder how this could be verified. In simple terms, immediately after light becomes unavailable, जैसे ही light का fall आपने बंद कर दिया, जैसे ही light की availability आपने रोक दी, The biosynthetic process continues for some time। अभी भी biosynthetic process चल रहा है, इसका मतलब directly light पे dependent नहीं था। If then light is made available, synthesis starts again। ठीक है, मतलब कुछ समय चला फिर बंद हुआ और फिर जैसे ही आपने लाइट को अवेलेबल किया कुछ समय बाद स्टार्ट हुआ। The biosynthesis phase starts again। Can we here say Calling the biosynthetic phase as the dark reaction is misnomer। बिल्कुल सही है। misnomer का मतलब होता है कि आपको भ्रमित करने वाला। डार्क रिएक्शन, ये नाम सुनकर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ डार्क में होगा, गलत है। डार्क रिएक्शन का मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, मतलब डार्क में भी हो सकता है, लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, पर लाइट का डायरेक्ट प्रेजेंस जरूरी नहीं है। Let us now see how the ATP and NADP is used in the biosynthetic phase। We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce a carbohydrate or sugars। It was of interest to scientists to find out how this reaction proceeded। Scientists पता करना चाहते थे कि किस तरीके से ये reaction आगे बढ़ा होगा। और rather what was the first product, सबसे पहला जो CO2 fixation का प्रोडक्ट है वो क्या बना होगा, ये पता करना चाह रहे थे। Just after World War II, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Kelvin is exemplary। तारीफे काबिल है। The use of radioactive C14 by him in algal photosynthesis led to the discovery ऐसा first stable product is a 3 carbon containing organic compound। He also contributed
to working out of the complete biosynthetic pathway. Hence, it was called Calvin cycle after him. The first product identified was PGA, phosphoglyceric acid. कितने कार्बन है? 3 कार्बन. तो अगर हम बात करें, ये जब रिसर्चेज हुई या डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि एक 5 कार्बन वाला सबस्ट्रेट है और एक CO2 को पकड़ा जाता है, तो मिला आपको 3 कार्बन वाला. तो ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? अरे 3 कार्बन वाले कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको? 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये 5 कार्बन का है और ये 1 कार्बन है, तो 2 प्रोडक्ट्स मिले आपको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के. ठीक है. साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राइड टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA. क्या सभी प्लांट्स में पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट CO2 है या फिर इसके अलावा कोई और भी है? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ओवर वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स led to the discovery of another group of plants where the first stable product of CO2 fixation was an organic acid जिसका नाम था oxaloacetic acid, 4 carbon containing. Since then, CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types. ऐसे plants जिनका पहला CO2 fixation product 3 carbon containing है, उन्हें हमने C3 प्लांट्स बोला, जो C3 पाथवे को फॉलो करते हैं. और जिन प्लांट्स में कार्बन प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला है, वहां पर C4 पाथवे आ जाता है. ठीक है. So these 2 groups of plants showed other associated characters that we discuss later. The primary acceptor of CO2. Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists. अब उस समय जो साइंटिस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, अभी जो मैंने आपको इक्वेशन बता दी कि क्या पहला CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट 2 कार्बन वाला था या फिर 6 कार्बन वाला था? यहां पर देखें. The studies very unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon ketose sugar. अभी मैंने जो आपको इक्वेशन बताई. Did you think पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड एक CO2 को पकड़ के 3 कार्बन वाला बनाए? बिल्कुल हो सकता है, अगर वो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है. नाउ तो ये जो इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेते हैं. RuBp प्लस CO2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये क्या है? 5 कार्बन वाला. डन. नेक्स्ट, अब आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज केल्विन साइकिल. ठीक है. नाउ केल्विन एंड हिज कोवर्कर्स देन वर्कड आउट द होल पाथवे. पूरा पाथवे एनालिसिस किया एंड शोड दैट द पाथवे ऑपरेटेड इन अ साइक्लिक मैनर. हमें पता लगा कि ये मतलब केल्विन को पता लगा कि जो पाथवे है वो कैसा हो रहा है? साइक्लिक मैनर में हो रहा है. द RuBp was regenerated. Let us now see how the Kelvin pathway operates and where the sugar is synthesized. अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा पहली स्टेप, कार्बोक्सिलेशन. ये इसी सीक्वेंस में होता है, क्वेश्चन आते हैं. पहला होगा कार्बोक्सिलेशन, देन सेकेंड विल बी रिडक्शन एंड थर्ड विल बी रीजनरेशन. सबसे पहली और सबसे क्रूशियल स्टेप carboxylation is the fixation of CO2 into a stable organic compound. ऐसा कंपाउंड बना जो सबसे पहले बना और 3 कार्बन वाला था, 2 मॉलिक्यूल्स बने. कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, जहां पर CO2 को यूटिलाइज करते हैं. और किसका कार्बोक्सिलेशन हुआ? RuBp का. This reaction catalyzed by the enzyme RuBp carboxylase. देखो पूरा नाम इसका क्या है? RuBp कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज पूरा नाम है, और इसका एब्रीविएशन है रुबिस्को. और इसके कारण से ये एंजाइम कैटालिसिस करता है कार्बोक्सिलेशन का, और RuBp प्लस CO2 पकड़ के क्या बन जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के. देखो सबसे पहला RuBp कितने कार्बन वाला है? 5 कार्बन. CO2 एटमॉस्फेयर से आया, ये दोनों पकड़े गए, यहां पर बना PGA. PGA में कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन. कार्बोक्सिलेशन हुआ. ठीक, यहां कोई एनर्जी लगी क्या? नहीं लगी, अभी कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ. देन अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं. सेकेंड स्टेप में फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड
से आपको ट्रायोस फॉस्फेट शुगर बनाना है, इसका मतलब आप एसिड से एल्डिहाइड के फॉर्म में जा रहे हो, तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन होगी स्टेप, और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन लगेगा, एनर्जी लग रही है। सो एटीपी प्लस NADPH से क्या मिला आपको, NADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ATP प्लस NADPH से कन्वर्ट हुआ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड NADP प्लस। अब यहां पर याद रखना है कि क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल्स थे, तो यहां पर जितना भी कैलकुलेशन करोगे आपको सारे मॉलिक्यूल्स कितने मानना है, 2। ठीक, अब बेटा ये ट्रायोस फॉस्फेट तो आपने ड्रॉ कर लिया, पर ट्रायोस फॉस्फेट अपने एक कार्बन को कंट्रीब्यूट करता है ग्लूकोज बनाने के लिए, मतलब जितना CO2 फिक्स होगा उतना ही कार्बन कंट्रीब्यूट होगा। तो एक CO2 फिक्स हुआ, एक कार्बन को कंट्रीब्यूट करा। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स थे, मतलब ये 6 कार्बन थे, तो एक कार्बन इधर चला गया, बाकी बचा हुआ 5 कार्बन फिर से रीजनरेट कर देगा किसको, ये देखें रीजनरेशन हुआ, रीजनरेशन में भी एनर्जी लगी, ATP लगा और एक ADP निकल गया। यहाँ एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही क्योंकि 5 कार्बन आ रहे हैं, फिर इसने बना दिया फिर से क्या, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो आपका सबस्ट्रेट था। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लें ये जो स्टेप्स लिखती है केल्विन साइकिल। रिडक्शन में हमने क्या क्या बातें करी, दीज आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ATP के लगे, देखो वहां मेंशन नहीं पर इधर लिख दिया, 2 NADPH फॉर रिडक्शन ऑफ पर CO2 molecules. The fixation of 6 molecules of CO2 and 6 turn of cycle are required for 1 glucose synthesis. अरे एक बार में एक CO2 फिक्स हुआ, उस CO2 की मदद से एक कार्बन कंट्रीब्यूट हुआ ग्लूकोज बनाने में, पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो आपको ये केल्विन साइकिल के 6 टर्न करना पड़ेंगे, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो जितने भी कैलकुलेशन है उसमें आपको into 6 करना पड़ेगा। सो रीजनरेशन में भी क्या हुआ, रीजनरेशन में ये भी एक क्रूशियल स्टेप है, पर सबसे ज्यादा मोस्ट क्रूशियल स्टेप कौन सी है, कार्बोक्सिलेशन। इसमें आपका RUBP फिर से रीजनरेट हुआ, क्यों करा रीजनरेशन, ताकि आपकी केल्विन साइकिल बिना रुकावट के अनइंटरप्टेड चलती रहे। ठीक है, और इस स्टेप में आपको लगा 1 ATP मॉलिक्यूल। अब ये याद रखें, यहां कैलकुलेशन में बता देती हूं, 1 केल्विन साइकिल, इसे हम नीचे देख लेंगे, हाँ NCERT भी यही लिखती है, 1 केल्विन साइकिल रिक्वायर्स 1 CO2, 3 ATP, 2 NADPH2। पर एक ग्लूकोज के लिए 1 ग्लूकोज 6 टर्न्स, केल्विन साइकिल कितनी बार घूमेगी, 6 बार। सो 6 CO2, 18 ATP and 12 NADPH2 रिक्वायर्ड। ठीक है, यही चीजें यहां पर लिखी है, देखो इन मतलब कितने अंदर आए, 6 CO2 और क्या बना, एक ग्लूकोज, 18 ATP तो 18 ADP बना, 12 NADPH सो 12 NADP प्लस। ठीक है, नाउ सो ये था हमारे उन प्लांट्स के बारे में जो C3 पाथवे को फॉलो करते हैं। पर स्टार्टिंग में ही हम पढ़ चुके हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंटेनिंग है। 4 कार्बन कंटेनिंग मतलब वो फॉलो करते हैं C4 पाथवे को। तो ये C4 पाथवे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अलॉन्ग विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन एंड समरी सेक्शन। थैंक यू।